हाँ जी प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आज हम कक्षा 10वीं की तीसरी कविता नीति के दोहे की व्याख्या, विशेष, प्रसंग, प्रश्न उत्तर तथा अन्य परीक्षाभियोगी प्रश्न करने जा रहे हैं। इसका पहले 3 वीडियो में मैंने आपको सारी व्याख्या समझा दी थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। आप जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो उसे देख सकते हैं। और आज हम इसकी व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर, इसका विशेष तथा अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं जो कि हैंड रिटन्स हैं। आप इनको पूरे ध्यान से लिखेंगे, पहले कविता सुनेंगे ध्यान से, फिर इनको प्रश्न उत्तरों को और सारे नोट्स को कॉपी पर उतारेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रसंग की ओर चलते हैं। नीति के दोहे प्रसंग। प्रस्तुत दोहा। हम प्रसंग कैसे लिखेंगे? हमारे पास कोई भी दोहा आ सकता है, बिहारी का भी आ सकता है, रहीम का भी आ सकता है और कवि वृंद का भी आ सकता है। तो हम इनको सभी दोहों के लिए प्रसंग सिर्फ एक ही लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से नीति के दोहे नामक कविता में से लिया गया है। प्रस्तुत दोहा कवि, यहाँ मैंने डैश इसलिए छोड़ दिया है कि आपको यहाँ पर अगर बिहारी का दोहा है तो बिहारी, रहीम का तो रहीम और वृंद का है तो वृंद भरना होगा, द्वारा रचित है। प्रस्तुत दोहों में कवि ने मनुष्य को सजग रहकर अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन जीने के अनेक ढंग समझाए हैं। तो बेटे इसको आप एज़ इट इज़ ही सेम टू सेम इसको याद करेंगे, कॉपी पे उतारेंगे। अगर आपके पेपर ऑफलाइन होते हैं तो हमारे लिए बड़ा सहाय रहेगा। तो इसके बाद हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या आपको आपकी पुस्तक में दी गई है। पहले इसकी शुरुआत हम दोहे की यहाँ से करेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं। व्याख्या के लिए आपकी पुस्तक में हर एक कविता से पहले दी गई है। इसकी व्याख्या आपको पुस्तक के पेज नंबर 13 पर यहाँ दी गई है। ये देखिए आप, पाठ परिचय के आगे पेज नंबर आपका 13 है पुस्तक का, और ये सारी व्याख्या सभी दोहों की दी गई है। और इससे पहले व्याख्या लिखने से पहले आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह सुनेंगे, समझेंगे, फिर यहाँ से पढ़कर फिर व्याख्या लिखेंगे। तो इसका विशेष देखते हैं बेटे। विशेष में हमें हमेशा 5 पॉइंट लिखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट भाषा। भाषा सरल, सुबोध तथा सहज है। शैली, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाव, काव्य लोक नीति का सुंदर संग्रह है। मतलब जो ये काव्य है, जो तीनों कविताएं को दोहे दिए गए हैं तीनों कवियों के, इसमें लोक नीति की बातें की गई है, लोगों को समझाया व सिखाया गया है। इसको एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पॉज करके लिखिए वीडियो को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इनके प्रश्न उत्तरों के साथ। शायद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो चलते हैं इनके प्रश्न उत्तर की तरफ। सबसे पहले बेटे हमारे पास अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? तो ये हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है। जो मित्र मुसीबत के समय में काम आए वो ही सच्चा मित्र होता है। ठीक है बेटे। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करता है? तो ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई और परोपकार के लिए करता है। 2 प्रश्न हो गए। हमारा तीसरा प्रश्न, बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? बिहारी जी के अनुसार एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ ही शोभा देता है। बेटे मैं बहुत धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप साथ में नोट करते रहें। अगर कोई पीछे छूट गया तो वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए। अब चौथा प्रश्न, बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है? मनुष्य को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, कभी भी अपनी आशा को छोड़कर
नहीं बैठना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिहारी जी के अनुसार मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी रहना चाहिए। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ गया हमारे पास। प्रश्न नहीं बेटे, क्वेश्चन 5 का जो भी मैंने पढ़ा है उसका जो उत्तर है हम लिख रहे हैं, वो लिखिए आप। पहले आप इसका प्रश्न नोट कीजिए। छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है? प्रश्न 5, पहले आपने चौथा प्रश्न उतारा था, अभी प्रश्न 5 है। इसमें छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए वृंद जी ने क्या उदाहरण दिया था? आपको शायद याद होगा, काठ की हांडी चढ़े ना दूजी बार, है ना। तो ये आप यहाँ से लिखिए आप। वृंद जी के अनुसार जैसे लकड़ी यानी कि काठ की हांडी को, लकड़ी की हांडी को बार बार आग पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी तरह किसी के साथ छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं किया जा सकता। छल कपट बार बार नहीं किया जा सकता या फिर छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं किया जा सकता। प्रश्न 6, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन जाता है? वृंद जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? इसके लिए उदाहरण दिया था उन्होंने रस्सी को पत्थर पर घिसने वाला। जैसे बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक वैसे ही बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन 7, शत्रु को छोटा या कमज़ोर क्यों नहीं समझना चाहिए? शत्रु को छोटा या कमज़ोर क्यों नहीं समझना चाहिए? इसका उत्तर, शत्रु को कभी भी कमज़ोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार आग का छोटा सा अंगार थोड़ी ही देर में तिनकों के बड़े ढेर को राख कर सकता है, वैसे ही शत्रु भी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। ठीक है बच्चे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आ सकते हैं, ये प्रश्न आपके पुस्तक में नहीं दिए गए, तो आप इन्हें अवश्य नोट करें ताकि आपको इजी रहे पेपर अटेम्प्ट करने में। रहीम के अनुसार लोग कब हमारे सगे बन जाते हैं? जब हमारे पास धन दौलत हो, तभी बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीक़ों से हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। अगले परीक्षा उपयोगी प्रश्न बेटे, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, बिहारी ने धतूरे से अधिक मादकता किस में बताई है? सोने में। कनक कनकते सुगुने मादकता अधिकाई। सोने से धतूरे से ज़्यादा मादकता या नशा किस में होता है? सोने में। प्रश्न तीसरा, पान किसके लिए बना है? पान की लालिमा होंठों के लिए बनी है। पान की लालिमा होंठों के लिए बनी है। एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों का ही साथ अच्छा लगता है, इस दोहे से ये लिया गया है। अगला, काजल की शोभा कहाँ होती है? काजल आँखों में ही शोभा देता है। मधुर वचनों से क्या लाभ है? मीठे वचनों से क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत किया जा सकता है। मीठे वचन बोलकर मधुर वचनों से क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत किया जा सकता है। इसके लिए उदाहरण कौन सा था? जैसे दूध उफान तनिक जल ठंडे जल छींटे से। जैसे दूध के उफान को शांत किया जा सकता है, वैसे ही मीठे वचनों से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को शांत किया जा सकता है। छठा प्रश्न है हमारे लिए, सज्जन किसके लिए धन इकट्ठा करते हैं? परहित के लिए। सज्जन किसके लिए धन इकट्ठा करते हैं? परहित के लिए। गुलाब के मूल से कौन अटका रहता है? गुलाब के मूल में कौन अटका रहता है? अली मतलब भंवरा। मूल क्या होता है? जड़। सूखे हुए गुलाब की जड़ में बार बार कौन चक्कर लगाता है? भंवरा। कि उसे ऐसा लगता है कि एक दिन फिर से बसंत ऋतु आएगी, फिर से इन डालियों पर फूल खिलेंगे और वह फिर से यहाँ से रसपान कर सकेगा। भंवरा, अली। तो आपको ऑप्शन में आएंगे बेटे, ये आपको 4 ऑप्शन दी होंगी, आपको एक ऑप्शन टिक करनी होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको
अली जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हो वो ऑप्शन आपको टिक करनी है। अर्क का अर्थ क्या है? सूर्य और आग का पौधा। ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन आएगी, बाकी कुछ और आएगा, तो आपको ध्यान से ऑप्शन टिक करनी है। अर्क का क्या अर्थ है? अपना 8वां प्रश्न सूर्य। तो अपना 9वां प्रश्न आ गया बेटे हमारे पास अभी। ठंडे जल के छींटे से किसका उफान मिट जाता है? दूध का। मैंने अभी आपको उदाहरण दी है। मीठे वचनों से क्रोधी का क्रोध शांत किया जा सकता है, जैसे ठंडे जल के छींटे से दूध के उफान को शांत किया जा सकता है। बिहारी के अनुसार गुणवान कैसा होता है? जिसमें स्वाभाविक रूप से सद्गुण होता है। जिस व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से सद्गुण होता है वही असली में गुणवान होता है, क्योंकि अगर हम मूर्ख को गुणी गुणी कही जाएंगे तो मूर्ख कभी भी गुणवान नहीं बन सकता। तो आगे हमारे पास हाँ या नहीं में भी उत्तर आ सकते हैं, या रिक्त स्थान भरने में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर अभी शुरू होने जा रहे हैं 5 जुलाई से। तो आपको पेपर ऑनलाइन आ रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए ये प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। तो आप देखेंगे और ध्यान से कविता को करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास, जहाँ तलवार आती है वहाँ सुई भी काम आती है। तो आपको ये बताना है कि हाँ या नहीं। जहाँ तलवार का काम होता है क्या वहाँ सुई काम कर सकती है? नहीं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ना, नहीं में उत्तर आएगा इसका। नहीं आ सकती। तलवार अपना काम करेगी, और अगर कोई कपड़ा फट गया तो सुई सिर्फ वहीं काम करेगी, युद्ध में काम नहीं कर सकती। सोने को पाकर ही मनुष्य बोरा जाता है। तो हाँ, इसका उत्तर हाँ है। सोने को पाकर मनुष्य बोरा जाता है। जब उसके पास धन दौलत पैसा आ जाए तो वह बोरा जाता है, उसमें घमंड आ जाता है। वृक्ष अपना फल स्वयं खाते हैं। क्या वृक्ष अपना फल स्वयं खाते? नहीं जी, वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते। दूसरों की भलाई करने के लिए जो दोहा कवि ने प्रयोग किया है, शत्रु को कम समझने से हानि होती है। हाँ जी, हानि होती है। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे डैश काट की, जैसे हांडी काट की, चढ़े न दूजी बार। ये दोहा आ गया, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। अगला हमारे पास दोहा है, सोहुत संग समान सो, यह कहें सब लोग। एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों का ही साथ अच्छा लगता है। आपको ये फिलअप्स में आएंगे। चार्ट में आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, एक फिलअप दिया होगा, तो आपको उसमें से ढूंढ के टिक लगाना होगा पेपर में, क्योंकि आपके पेपर ऑनलाइन होने जा रहे हैं। रहीमन देखी डैश को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डार। बड़ी वस्तु को देखकर अपनी छोटी वस्तु के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले 3 वीडियोज़ में हमने भाग 1, 2, 3 में इसकी हमने पूरी व्याख्या कर ली थी। आज इसका भाग 4 है, जिसमें हमने सारे प्रश्न उत्तर किए हैं, इसके प्रसंग किया, विशेष किया। आज आपके पेपर ऑनलाइन होने जा रहे हैं, तो आपको ये रिटर्न में इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेपर आपके फाइनल अगर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटे साथ साथ में आप उतारते जाइए, क्योंकि एक साथ मुश्किल हो जाएगा बाद में करना। वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, नहीं समझ में आए तो आप पूछिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।